हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप बेहतर होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 मार्च को क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 का इंग्लिश का पेपर होने वाला है और अधिकतर बच्चे से मॉडल पेपर सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों अधिकतर इंग्लिश के पेपर में उन विद्यार्थियों को दिक्कत होती है जो कि हिंदी मीडियम के होते हैं और इंग्लिश की बेहतर तैयारी नहीं करके रखते। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से आज की क्लास को देखेंगे तो आपका पेपर बेस्ट जाएगा और बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। तो आइए साथियों शुरू कर दें आज की क्लास को। लेकिन चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बोर्ड एग्जाम 2025 में बेहतर तैयारी करने के लिए साथियों। ओके, आप सभी को पता है कि पेपर 70 नंबर का आने वाला है, जिसमें से साथियों दो चीज़ों में बेटा 50 आपका क्या है, राइटिंग का है, लिखने का है, और 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी बड़े खतरनाक के होते हैं, ध्यान अगर नहीं देंगे तो आपका नुकसान करके चले जाएंगे। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। मैं कहूँगा इस पेपर को जरूर पढ़िएगा, और सब्जेक्ट के पेपर को नहीं पढ़ा था कोई बोले यहाँ पर तो पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है 7 से 10 नंबर क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पढ़े आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट फर्स्ट मतलब कि MCQ होता है, और जब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है। अब देखिए, जब भी आपके पास पेपर आएगा सबसे पहले लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 3। 1 से 3 को इस पैसेज को पढ़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर आपको जवाब देना है। मेरे प्यारे से तो केयरफुल्ली पढ़िएगा। अगर पैसेज को आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ us to learn that in all matters that two extremes are like। कुछ ऐसे करके आप इसे पढ़ेंगे। द एक्सटर्म्स पॉजिटिव एंड एक्सटर्म नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। यहाँ कह रहा है कि ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बुरा एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं। ओके, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम। कह रहा है अगर बहुत धीमी है, पहले समझना है। कह रहा है अगर कोई भी प्रकाश की जो है वाइब्रेशन बहुत ही धीमी है तो भी हम उसे नहीं देख सकते। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। और अगर बहुत रैपिड मतलब होता है तेज, स्लो मतलब होता है साथियों धीमा। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर किसी भी प्रकाश की तरंग है, जब प्रकाश की जो तरंग है बहुत तेज होगी तभी नहीं देख पाओगे उसे, बहुत धीमी होगी तभी उसे नहीं देख पाओगे। सो विथ साउंड, ऐसा ही साउंड मतलब कि आवाज के साथ है। व्हेन वेरी स्लो इन पीच, पीच मतलब होता है साथियों, जैसे पीच से बोलते हैं, पिच मतलब होता है कि जहाँ तक आवाज़ जाती है। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि ध्वन क्षेत्र बोल सकते हैं आप इसे, पिच को। ओके, पिच वी डू नॉट हियर इट, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर। कह रहा है कि आवाज़ अगर बहुत धीमी होगी तभी आपको सही से सुनाई नहीं देगी, और बहुत तेज होगी तभी सुनाई नहीं देने वाली। ऑफ लाइक नेचर, जैसे कि प्रकृति में, इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोधक। इस प्रकार के प्रकृति में एक दूसरे का प्रतिरोध होता रहता है। वन मैन डज नॉट रिसाइड्स बिकॉज ही इज वीक, लेजी एंड कैन नॉट। एक व्यक्ति इसलिए कभी कभी ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि वो कमजोर होता है, आलसी होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। द अदर मैन knows that he can strike an irresistible blow if he likes. Yet he not only does not strike but bleeds his enemies। लोग होता है कि बहुत लोग अपने दुश्मन को कंप्लेन करते रहते हैं, बहुत लोग एक दूसरे की कंप्लेन करते रहते हैं, अपने शत्रुओं के बारे में बताते रहते हैं। ऐसा करना भी सही है और करना भी गलत है। पहली बात आपको पता होना चाहिए किसको क्या बात बतानी है। अगले क्या, द वीक हु शोज नॉन रेजिस्टेंस इज ऑप्रीज्ड व्हेल ही स्ट्रॉन्गर वन कॉमिट्स अ साइन इफ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस। और इस तरीके से एक दूसरे को ऑफर करने, प्रतिरोध करने के लिए, रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब एक दूसरे का विरोध करना। अब इसको पढ़ने के बाद हमें इस प्रकार के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए, उनका जवाब करना होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड। हम कब एक आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर बताया, क्या बताया कि आवाज़ को कब नहीं सुन सकते, जब उसका पिच स्लो हो और तेज हो, तब नहीं सुन सकते। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ टू स्लो लो, ये भी सही है।
इट इज़ टू हाई, ये भी सही है। इट इज़ नॉट, नो ये गलत है। बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बोथ ए एंड बी। क्यों? कि मैंने अभी आपको बताया कि आवाज़ को हम तब तक नहीं सुन सकते हैं अगर वो बहुत धीमे है, बहुत तेज है। तो वेरी स्लो और वेरी लो, ओके। वेरी स्लो वेरी हाई में नहीं सुन सकते, क्योंकि ऑप्शन ए और बी है, ए बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में बोथ ए और बी लिखा है। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर आपको जवाब देना है, तभी उसके बाद आप समझ पाएंगे, ओके। क्वेश्चन में दो लिखा है, द टू स्टर्म्स आर लाइक मीन्स, कह रहा है कि जो दोनों स्टर्म्स मतलब स्लो और जो स्लो और हाई वाला जो हमें मिलता है वो कहाँ कहाँ मिल जाता है। स्टर्म प्रोवाइड्स द बेटर देन स्टर्म नेगेटिव, मतलब क्या जो स्टर्म पॉजिटिव है वो बेटर देन स्टर्म नेगेटिव है। ज़्यादा खतरनाक से क्या ज़्यादा अच्छा होना है, जब अभी हम आगे बता करते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों सही है? इसमें लिखा था टू स्टर्म्स लाइक मीन्स, कह रहा है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे बहुत ही अच्छा हो चाहे बहुत ही बुरा हो जाए, हमें दोनों सिचुएशन में एक जैसे बनकर रखना चाहिए। कौन सिखाता है? प्रकाश सिखाता है। जब सूर्य सुबह निकलता है और सूर्य शाम को ढलता है साथियों, तो आपने देखा होगा सूर्य की ललिमा कैसे तो लाल ही होती है। वो क्या सिखाती है? चाहे बहुत ही अच्छा हो जाए चाहे वो बुरा हो जाए, दोनों सिचुएशन में हमें सेम रहना चाहिए, ओके। अगला लिखा है, विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, कह रहा स्लो का उल्टा क्या है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया साथियों, यहाँ पर स्लो था और स्लो का उल्टा रैपिड था। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। भैया तीनों का जवाब आप कहेंगे कि आप अगर याद करके जाए बुक से, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कोई भी पैसा जा सकता है, इसमें तरीका बता रहा हूँ, समझ लो। तो 3 नंबर कंप्लीट हो चुके। 3 नंबर कहाँ से आएंगे? पैसे से आएंगे। अब आइए ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 जो है आपको पढ़ना और कॉमन सेंस पे इसको टिक करना है, ओके। कॉमन सेंस पे इसको हम लोग टिक करेंगे। लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू अनदर द फॉलोइंग, कह रहा है इसमें से जो भरा जाए उसका ऑप्शन चूज करो। तो आई डॉट दियर विथ माई पेरेंट्स, आई विल गो, आई वेंट, आई हैड गोन। साथियों इन तीनों का उपयोग आई के संग किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा आपके भरने के लिए, उसमें से आपको जो करेक्ट लगेगा उसका जवाब आपको देना होगा, ओके। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अभी लिखा है इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यहाँ समझ भी नोट, कह रहा है यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, जब तुम जानना चाहते हो नई वस्तुओं के संग तो तुम क्या कहलाओगे? तुम ही बताओ। जब हमें नई नई चीज़ें सीखनी होती है, कहते हैं क्या हमारी इच्छा है, हमारी जिज्ञासा है, तो कैशंस ये नहीं होगा साथियों, ओके। आगे देखते हैं, कॉन्शियस ये नहीं होगा, केयरलेस ये भी, केयरलेस मतलब होता है जो ध्यान न दे, और क्वेरियस होगा, क्यूरियस मतलब होता है साथियों जिज्ञासु। क्या था? जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है उसे कहते हैं नई चीज़ सीखने वाला। जिसमें लिखा है यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग, जब तुम एक नई वस्तु के बारे में जानना चाहते हो तुम्हें क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। ऐसे ही वहाँ पर कुछ और आ सकता है साथियों, ऐसे ही पढ़ के जवाब देना, समझ के देना है, लेकिन पैसेज वाले पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है तभी जवाब देना है। अगर पैसेज आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप अच्छे से पैसेज को पढ़ा करो तभी तो जवाब दे पाओगे, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अगले क्रम की ओर। आगे देखिए ध्यान से, अच्छे से पढ़ लो भैया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आना, और अच्छा आएगा आप सभी का नंबर। अब आगे लिखा क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है वो रीअरेंज करना। रीअरेंज मतलब क्या होता है? इसे लिखा है जाता राम है घर। अब ये मिक्स है, इसको रीअरेंज करना। क्या लिखोगे इसे? राम घर जाता है। अब ये रीअरेंज हो गया। वैसे यहाँ पे दे के रखा है यहाँ से यहाँ तक वर्ड, और इसका रीअरेंज करना होता है सही तरीके से, ओके। जो सुटेबल हो, याद रखिए सब्जेक्ट शुरुआत से होता है। आप कहोगे माई सब्जेक्ट है, माई नहीं होता है, माई कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। मेरा बुक, मेरी किताब, मेरा भाई, तो भाई सब्जेक्ट है। तो माई के संग ब्रोदर, याद रख लो, माई ब्रोदर मैं बह रहा हूँ तो माई ब्रोदर वाला ही शुरुआत वाला सही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मैंने आपको ट्रिक बना दिया। सब्जेक्ट पहले होगा, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर माई
कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। माई के संग कुछ लगेगा तो माई के संग सब्जेक्ट में ब्रदर लगेगा तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। मेरा भाई प्रेम रखता है या स्नेह रखता है अपनी वस्तुओं को साझा करने में, दूसरों को देने में। ऐसे ही कोई मिक्स करके आपके पास वर्ड्स आएंगे, उनको रीअरेंज करके यहाँ पर टिक करना होगा। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसप्लेट। मिसप्लेट का मतलब होता है साथियों पेल्ट, मिसप्लेट लिखा हुआ है, मतलब कि इसके जो यहाँ पे साथियों वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स में साथियों कोई एक लेटर मिसप्रिंट है, मतलब कि मिस है, उसको छांटना किसके अंदर है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है छांटना और बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे क्योंकि हम लोगों को बेटर करने का प्रयास करना है। आप घबराना नहीं, जो भी एग्जाम में आएगा जो भी अच्छा लगेगा कर दीजिएगा, लेकिन शुरुआत टाइम में OMR में बता दिएगा, जो आपको अच्छा बुरा लगेगा यहीं पर टिक लगा लीजिएगा। OMR का काम लास्ट में 1 घंटे में किया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्स मिल जाता है। अगर OMR का स्कूल में जुगाड़ लग गया तो बेटर हो गया साथियों, बाकी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एविडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस और इक्वेटेंस। देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, हमने क्या देखा लास्ट में ANC जुड़ा हुआ, ANC जुड़ा हुआ है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही वर्ड आ गया। बट हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं तो ENC जुड़ा है, जो कि यही आपका आंसर होगा। हमें ढूंढना था किसमें मिसप्लेट है, मतलब लास्ट में किसमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखिए ANC मिल गया, ANC मिल गया, यहाँ पर तो नहीं मिल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही है। ओके, यहाँ पर A होना चाहिए। ये मैं आपको ट्रिक बता दूँ, अगर इस प्रकार से सवाल आ गया तो आपका 1 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। आगे देखिए सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमको भरना है कंजक्शन भरना, सॉरी कंजक्शन नहीं, हमें यहाँ पे मिस, जो भी मिस है उसे भरना है, जो यहाँ पे कमी उसको भरना है। लिखा है जम्प्ड डॉट डॉट ही वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल्स, मतलब उसने कूदा कुएं में किस लिए, एक डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, फ्रॉम या एट लगाएंगे। तो फ्रॉम मतलब से होता है, एट मतलब पर, ये हो नहीं सकता। इन मतलब में, इनटू मतलब में का उपयोग करते हैं। तो टू का उपयोग किसी भी दूसरे चीज़ को जोड़ने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 है, यहाँ पर इनटू होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। फिर से आपका रीडिंग करने के लिए आ गया, कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो देख के रखा है उसको पढ़िए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और उनका भी जवाब चूज करिए। तभी लिखा आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वान। याद समझिएगा, डक एंड द फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। बेबी मतलब बच्चे हैं, हु वेर बिटेन टू बीट डेथ बाई द फादर बिकॉज दे क्यूड टू मच। समझिएगा ध्यान से, ये जो कहानी है एक पोएम को लेकर के साथियों, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम होती है। डक और डकलिंग मतलब एक बतख और उसके बच्चों को लेकर के कहानी होती है। इसको पढ़ने पर बहुत ही अच्छा लगता है, एक लड़की बताती है। ओके, और यहाँ पर उसके बच्चों का फिर डेथ हो जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लकली मिस्टर किसिंग टू द जोक द राइट वे, ये मजाक करने का आराम सा मतलब सही समय है, सही रास्ता है। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने क्लास में या क्लास के साथ इस पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने अपने विचार को कमेंट किया, मतलब उसमें ऐड कर दिया अपने विचार को। एंड टू सर्व अदर क्लासेस एज वेल, और अपने अदर क्लासेस में इसको साझा किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइनमेंट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मैंने कहा कि कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलेगा, इसको पढ़ करके और आपको अपने कमेंट्स को इसके साथ देना है। तो आइए इसके आधार पे हमें 2 सवाल मिले हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है इन एनेंस पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वयं सेम्बलिंग। सेम्बलिंग मतलब क्या है, किसके प्रतीक हैं, इसका मतलब होता है प्रतीक है। जो यहाँ पे डकलिंग्स है और फादर स्वयं, ये किसके प्रतीक है, ये हमें बताना है। ओके, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा। तो फादर स्वान और डकलिंग्स, तो फादर स्वान क्या है, डकलिंग्स मतलब होता है बतख के बच्चे। तो बच्चे हो गए साथियों तो चिल्ड्रन हो जाएंगे।
ओके, स्वान है तो पेरेंट्स के रूप में आ जाएंगे। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको जवाब देना है। मतलब जो डकलिंग्स मतलब जो बतख के बच्चे हैं और जो स्वान है उनका जो संबंध है, जो प्रतीक है, किसके प्रतीक है? एक चिल्ड्रेन और एक पेरेंट्स के प्रतीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है मिस्टर किसिंग एंड असाइंड एनीन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, उन्होंने एनिन को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। बिकॉज, क्योंकि, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ही हेटेड हियर, क्या उसे वो घृणा करते थे। एनिन वाज पुअर इन मैथ्स, क्या वो मैथ में कमजोर थी। एनिन हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, क्या उसने कोई उनके संग गलत हरकत की। एनिन टॉल्ड टू मच इन द क्लास, ये ऑप्शन नंबर डी से, क्योंकि जो एनिन है उसने बहुत बात करते थे क्लास में, इसलिए उन्होंने ऐसा होमवर्क दे दिया कि बेटा आप सोचते रहो सोचते रहो। क्या आपके संग ऐसा हुआ है कभी क्लास में? अगर हुआ है तो कमेंट में बता देना। बाकी आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सर क्वेश्चन नंबर 11 से 13 जो लिखा हुआ है, इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है मंडेला पास डॉट ईयर इन जेल। कह रहा है कि मंडेला ने अपनी जेल में कितने साल गुजार दिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर 27, ऑप्शन नंबर 32, ऑप्शन नंबर 30, 29। तो 27 इज द करेक्ट है ऑप्शन साथियों। 27 साल उन्होंने जेल में गुजारा। महासीर इज द डाटर फाउंड इन कोर्ग, मतलब कोर्ग में जिसकी चर्चा है, कोर्ग आपकी पोएम होगी, कोर्ग में एक चर्चा की गई महासीर की। तो महासीर क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रेचर, अ स्मॉल ब्रेकिस वाटर फिश, अ लार्ज ब्रेकिस वाटर क्रेचर। तो ऑप्शन नंबर साथ ए सही है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। जो महासीर है वो क्या है? एक बड़ी मछली है विद ताजे पानी की। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है द बस कंडक्टर वाज अ डॉट मैन। वो कैसा मैन था? एक आपके पोएम होगी, इसमें आपने पढ़ा होगा, जिसमें कंडक्टर बस कंडक्टर की गणना की गई है। तो वैसा बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था? तो नंबर 1 रूड, मतलब बहुत ही घृणा गुस्सा करने वाला। जोली, हंसी मजाक करने वाला। सेल्फिश या स्ट्रेंज। तो ऑप्शन नंबर 7 20 है, ये जोली व्यक्ति था, जोली मैन था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 से 15 लिखा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ से एक पोएम लिखी हुई है और इस पोएम्स के बारे में हमें 2 क्वेश्चन दे के रखे हैं, इसका जवाब देना है। पहला लिखा है डोंट वेट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमंडा एक लड़की होती है और अमंडा के पिताजी से कहते हैं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुमको ऐसे करना है। तो फिर लिखा हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। अबव लाइन्स जो है उस किसने कहा है ये तुम्हें बताना है। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा अमंडा हर पेरेंट्स हर फ्रेंड्स हर नेबर्स। अब ध्यान समझिएगा, तुम अमंडा हो, तुम्हें अच्छे बुरे के लिए सबसे पहले कौन कहेगा? घर वाले कहेंगे या दोस्त कहेंगे या पड़ोसी कहेंगे? घर वाले कहेंगे, वो आपके पेरेंट्स होंगे। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अमंडा को ये सब रोक रहे हैं कौन? उसके पिताजी, उसके माताजी, मतलब उसके पेरेंट्स रोक रहे हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 15 लिखा गया स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। कह रहा है कि जो ऊपर आपने कविता पढ़ी है, पोएम्स पढ़ा है, उसको जिसने भी कहा उसने ऐसा क्यों कहा ये समझना है। अमंडा इज अरूलीगल, अमंडा रिमेन्स अनटिडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमंडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड अमंडा। जी क्या वो चुराना चाहता था अमंडा? जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। वो चाहते थे कि अमंडा जो है वो अब से बहुत बेटर करे और अच्छा करे। ओके, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक क्या कह रहे हैं। लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए हुए क्वेश्चंस के आपको सही जवाब ढूंढने हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे यहाँ पे लिखा इट वॉज द temptation to keep Tricky on a permanent guest because। समझिए, आपके एक चैप्टर से लिया गया। मिस्टर पंपरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, मिस्टर पंपरी सेंट अ लोट ऑफ टेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। ऑप्शन नंबर 7 डी सही है। इसको ध्यान से देखिएगा
ओके, आगे लिखा है अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल ने जो बात किया हरी सिंह से, किससे किससे किया? कुक एंड राइट, पकाओ और लिखो। कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, राइट कुक एंड ऐड नंबर्स। ऑप्शन नंबर से 20 है ये, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स। ओके, क्वेश्चन में लिखा है द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज। कह रहा है इसलिए क्वेश्चन कि एक बुक गिफ्टेड की गई इब्राइट को अपनी मदर के द्वारा, वो बुक का नाम क्या था, वो बुक क्या थी? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। ध्यान से समझिएगा साथियों, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 19 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। ओके, मटिल्डा को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब मटिल्डा का मतलब क्या क्या हुआ, इसको आपको बताना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें ढूंढेंगे, ध्यान से समझिएगा। रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, रिच, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशियस। ऑप्शन नंबर डी सही है। मटिल्डा जो है और रिच के लिए भी उपयोग होता है, डिससेटिस्फाइड के लिए भी उपयोग होता है, और एम्बिशंस के उपयोग होता है। एम्बिशंस क्या? एम्बिशंस। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एम्बिशियस से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एम्बिशियस बोलेंगे। एम्बिशंस कब बोलते हैं? जब ऐसे लिखा होता AMBITION जब लगा होता तब इसे एम्बिशन बोलते हैं। लेकिन साथ में लिखा है एम्बिशियस, क्या लिखा? एम्बिशियस। उम्मीद करता हूँ अभी तक क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 20 लिखा था देखो, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली स्कूल गई या जा रही थी, क्यों गई ये बताना है आपको। हर फादर फेल्ड कंप्लेन टू डू सो, क्योंकि उसके पिताजी कंप्लेन करते रहते थे। हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड। एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल। इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। ऑप्शन नंबर ए सही है, हर फादर फेल्ड कंप्लेन्ड टू डू सो, इसलिए वो गई थी स्कूल। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब ये हो गए 20 क्वेश्चन जो कि आपके MCQ के थे, इसको तैयार कर लीजिए। इसमें से कुछ ना कुछ, बहुत कुछ आपके पेपर में मिल सकता है। मैं कहता हूँ हर पेपर में आपको कुछ सवाल आपके डिफरेंट रहेंगे, जैसे कि जो ग्रामर बेसिस होते हैं, जो पैसेज के बेस पे होते हैं, पैसेज को पढ़ के जो जवाब देना होता है। कोई भी पैसेज आ सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस से आ सकता है। एक दो पैसेज अनसीन भी आ सकते हैं, बट आपको तैयार रखना है अपने आप को। कोई भी पैसेज आए, पढ़ के जवाब देंगे तभी आप बेटर कर पाएंगे। अगला सवाल, पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 मतलब यहाँ से पहले हम रीडिंग करेंगे, और इस रीडिंग को करने के बाद साथियों यहाँ पर हमको जवाब देना होता है। यहाँ से साथियों ध्यान समझिएगा, जब आपके पास कॉपी आएगी, कॉपी में आपको यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पार्ट बी डाल दीजिएगा कॉपी के ऊपर। पार्ट बी के बाद यहाँ पे रीडिंग है, तो यहाँ पे रीडिंग जरूर डालेंगे आप लोग। ओके, मान लीजिए एक कॉपी, इतना कॉर्नर आपके कॉपी में लगा होगा। ओके, एक कॉपी है आपकी, यहाँ पे पार्ट 2, फिर रीडिंग के बाद ऐसे डाल देंगे। फिर आंसर नंबर यहाँ पर ऊपर डालेंगे। ओके, आंसर नंबर डाले, एक का ए करेंगे तो एक का ए डाल देंगे। ओके, ध्यान से देखिए, करना कुछ, इसको पढ़ करके इसको जवाब देना, जो आपको समझ में आएगा इसका जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आप प्रयास करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। लिबर्टी रिप्रेजेंटेड, क्या किसके बारे में स्टैचू है ये, इसको आप पढ़ेंगे तभी आप। जहाँ पे लिखा है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द मार्क एंड 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो ऐसे पढ़ करके आप इसको जवाब यहाँ से दे सकते हैं। कोई भी यहाँ पे लिखा अंडरलाइन पोर्शन मीन्ट, मतलब जो अंडरलाइन लिखा होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, जो आपको समझ में आएगा। घबराना नहीं है, बहुत ही पेपर बेस्ट जाएगा। बस आपको बेहतर से करना साथियों, घबरा जाएंगे तो पूरा बेकार जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको साथियों प्रश्न पढ़ना है, पहले जवाब निकलने। लिखा है हाउ डू अमेरिका कलेक्ट मनी। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, मनी मतलब रुपया। टू इंस्टॉल द स्टैचू, अमेरिका ने जो स्टैचू को स्थापित करने के लिए कैसे मनी मतलब पैसे को इकट्ठा किया। जब तक आप इन प्रश्नों का जवाब अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे हिंदी में, तब तक आप इसमें ढूंढ भी तो नहीं पाएंगे। तो प्रयास करिएगा, बहुत बेटर आपका होगा। ओके,
अब राइटिंग वाला आ गया। राइटिंग में मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर्स हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट यू मिस हिम एट होम। ये तो लेटर आता है अपने भाई कहीं पे लिखने के लिए, और एक होता है एप्लीकेशन। तो मैं कहूँगा एप्लीकेशन लिखा करो, ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेटर से ज़्यादा फायदा आपका एप्लीकेशन में होगा। तो एप्लीकेशन में एक तैयार कर लो, जो भी एप्लीकेशन है आपके प्रिंसिपल के ऊपर होगा। ओके, अब कोई भी कंप्लेन हो सकता है, पानी के लिए, बेंच के लिए, बुक्स के लिए, स्कूल में व्यवस्था के लिए, टीचिंग के लिए, क्लास में अरेंजमेंट के लिए, कुछ भी एक कंप्लेन हो सकता है। बस एक एप्लीकेशन आता है और एक लेटर आता है। मैं कहूँगा एप्लीकेशन लिखना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, आपके फायदे का सवाल कह रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 साथ लिखा है राइट अ रिपोर्ट ऑन अ क्राफ्ट एग्जीबिशन। यहाँ पे क्राफ्ट के बारे में लिखना है। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कुछ मेला लगा हुआ है और कुछ क्या बोलते हैं प्रदर्शनी लगी हुई है। क्राफ्ट मतलब चीज़ों जो हाथ से बनाई जा रही है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। वहाँ पे क्या सेरेमनी के बारे में बताना है, एग्जीबिशन क्राफ्ट आइटम्स के बारे में क्या क्या आइटम्स देके रखा है, कुछ भी आपके हेडिंग हो सकता है। रिपोर्ट कार्ड में जैसे आप मेला टहलने गए, आपके स्कूल में बाल मेला है, तो बाल मेले में क्या है, कैसे, ये सब आपको लिखना है। आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है, फंक्शन कैसे क्या वो यहाँ पे हिंट्स दे के रखता है, कैसे कैसे आपको लिखना है। ये तो उसको लिखिएगा तो यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे करके दे के रखेगा, इसको आपको लिखना होता है। और इसमें क्या होता है साथियों, ये होता है साथियों आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आ सकता है, ये तो इससे आ सकता है। ओके, ये तो रिपोर्ट कार्ड आ गया और ये क्या होता है आर्टिकल। इन दोनों में से कोई एक करना होता है, इस बात को याद रखिएगा। 6 नंबर का सवाल है, प्रयास करना छोड़ना मत। लिखोगे तो सर तो 5-4 नंबर तो मिलेगा, फायदा ही फायदा होगा, माला माल हो जाओगे। लेकिन छोड़ के आओगे तो नहीं मजा आएगा। कुछ भी बना चना के लिख देना, नंबर मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर था जो 10 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे लिखा है द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी अ 1 डे लीव। कह रहा है एक लड़का है, कह रहा मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। अब इसको क्या है साथियों, ये डायरेक्ट है और इसे इनडायरेक्ट हमें बनाना है, ध्यान से समझिएगा। इन्वर्टेड कामा हटता है तो आप लोग जानते होंगे डायरेक्ट लगता है, लेकिन जहाँ पे प्लीज आ जाता है वहाँ पे सैड टू को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं और टू लगा देते हैं, पूरा जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे द बॉय, ध्यान से समझिएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड टीचर टू, इन्वर्टेड कामा के बाद क्या लगाएंगे टू, और बाद में प्लीज को छोड़ करके बाकी इन सभी को हम लिख देंगे, बस एक कामा वामा हटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर प्लीज नहीं लगा है, सब्जेक्ट से लिखा है द बॉय सेड टू दी ब्रदर, इन्वर्टेड कामा, फिर और कोई सब्जेक्ट लिखा है, प्लीज नहीं लिखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटा के और इसको बदल दिया जाएगा। लेकिन अधिकतर प्लीज वगैरह वाला ही आता है साथियों। तो प्लीज वाला जब आ जाए तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा देना, किसको हटा के, सेड टू को हटा के, इन्वर्टेड कामा को हटा के टू लगा देना, बाकी सब जोड़ देना, आपका आंसर 2 नंबर का पक्का। यहाँ पे लिखा है चेंज टू पैसे, पैसे में बदलना है हु थॉट यू इंग्लिश। तो हु को जब भी आ जाए, हु को बदलते हैं बाई होम में। कहाँ बदलते हैं साथियों, बाई होम में। अब बाई होम में बदलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बाई होम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को साथियों पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेंगे तो बाई होम वाज हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या लिखा, यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, यहाँ इंग्लिश लिख देंगे। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इंग्लिश से। अब समझिए टॉट, TAUGHT, टॉट बाई यू। याद रखिए जब भी एक्टिव से पैसे बनता है साथियों, ये क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे लिखा पंक्चुएट करके आपको लिखना है, पंक्चुएट को अच्छी तरीके से लिखना है। अभी लिखा ही रोट, फिर आई कैंट कम बिकॉज आई एम इल। ध्यान से समझिएगा तभी आप जान पाओगे। अगर थोड़ा सा भी आपने लापरवाही की तो आप जान भी नहीं पाओगे और आपका नुकसान भी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पंक्चुएट करना है। यहाँ पे ही लिखा है तो हमें ही लिख देंगे, ही रोट। मेरे प्यारे साथियों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है। अब डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, यहाँ पे आई स्मॉल लेटर है, इसको कैपिटल लेटर करेंगे। पंक्चुएट मतलब इसको सही तरीके से लिखना होता है कि स्मॉल को कैपिटल करना होता है। फिर कैन लिखा तो कैन, यहाँ पे क्या रहता है, डैश रहता है, कैन नॉट कम, कम लगाएंगे। बिकॉज लिखा है, बिकॉज ऐसे स्मॉल से शुरू होगा, बिकॉज। फिर एक सब्जेक्ट आ गया आई के रूप में तो आई कैपिटल होगा, आई एम इल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ट्रांसलेट करके आता है, लिखा है कल मैं स्कूल
सॉरी, कल मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। 4 नंबर के हैं, छोड़ के मत आना। कैसे भी बना देना, मान लो तुम चाहता लिखना चाहे तो चाहता स्पेलिंग बोल के चाहता को चाहता ही लिख देना इंग्लिश में। घबराना मत, नंबर मिल जाएगा, पास हो जाओगे, लेकिन छोड़ के आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कल मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। यस्टरडे मॉर्निंग आई वांट टू गो टू लाइब्रेरी, फुल स्टॉप। उसी टाइम मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। डैट टाइम, क्या उसी टाइम को हम लोग बोल सकते हैं डैट टाइम, या एट द सेम टाइम बोल सकते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइन टू मीट या कैम टू मीट मी, ऐसे करके आपको लिखना होता है। ऐसे करके लिखना होता है। पूरा एक बार मत सोचिएगा, यहाँ से यहाँ तक केवल सोचो ना। अभी यहाँ से यहाँ तक सोचो, जब इसको बना लो फुल स्टॉप लगाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक सोचो, इतना बना लो, फिर फुल स्टॉप लगा के बोल जाओ। छोड़ना नहीं है, छोड़ के आओगे कुछ नहीं मिलेगा, करके आओगे फुल टास नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे लिटरेचर साथ शुरू हो जाता है। यहाँ से हमको जवाब देना होता है। बहुत ही छोटे छोटे सवाल अब होते हैं, जवाब बढ़िया होता है, नंबर बढ़िया मिलता है। अभी लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 से 40 वर्ड्स में हमको देना है। यहाँ पे और करके बहुत बढ़िया है, लिखा है वेंसन वैराइटीज ऑफ ब्रेड डेट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। गोवा के शुरुआती समय में कैसे कैसे ब्रेड का उपयोग किया जाता है, वह हमें बताना है। या तो यहाँ पे नीचे एक जवाब दे के रखा है, हु टूक पिटी आने द यंग सी गुल, जो यहाँ पे सी समुद्र थी उसके बारे में बताया गया है। वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट, उस रात वो कहाँ सोई। तो ऐसे सवाल जो होते हैं बस आपको पढ़ना है, हिंदी जवाब सोचना है, जवाब बना के इसको लिख देना है। अगर ये दोनों में से एक करना होता है, इसके बाद क्या करना होता है दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ तो बी नंबर में से 2 में से केवल एक करना होता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है, इसमें 6 वर्डों 60 वर्डों में आपको जवाब देना हो। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें 2 में से केवल एक करना है। एनीवन लिखा हुआ है, केवल 2 में से एक करना है, इस बात को याद रखिएगा। कोई एक करना है, इन 2 में से कोई एक करना है। पहले सवाल को पढ़ लीजिएगा, जो आपको आसान लगेगा वही आप करिएगा। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 7 में है, 40 वर्डों में लिखना है आपको। 3 नंबर का सवाल है। अब मैं आपको कहूँगा कि जो 7 नंबर का सवाल आता है, इसमें पोएम भी आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपके इस चैप्टर में पोएम ना है उसको लिख देना। तो मेरे प्यारे 8 लाइन की पोएम याद कर लो, और साथियों ये पोएम लिख देना मेरे प्यारे साथियों, वही आपका फायदा करेगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपको बिटवीन लिखना है डिफरेंस, एक जो जू के अंदर टाइगर रहता है, जो एक जंगल के अंदर टाइगर रहता है। लेकिन मैं कहूँगा इसको लिखने जाओगे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। 4 लाइन के पोएम याद कर लो, 8 लाइन के पोएम याद कर लो। आप 7 नंबर क्वेश्चन में पोएम लिखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में साथियों सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है। 40 से 50 वर्डों में लिखना है। ये 3 आपको देखे रहेंगे, 3 में से कोई एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है। फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल आई एम कस्टर्ड द ड्रैगन। अब इन तीनों में से कोई एक करना होता। मैं कहा हूँ, मैंने पोट्री के लिए क्या बोला है, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां, इन 4 चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। सेंट्रल आइडिया, पोएम, क्वेश्चन आंसर सब इसी से बन जाएगा। ओके, उम्मीद रखता हूँ समझ में आ रहा होगा। जल्दी बता रहा हूँ कि समय आपके पास कम है, मेरे पास भी कम है, लेकिन ध्यान से समझ लो। आपको करना केवल एनीवन है, कोई एक, यानी कि जल्दबाजी में तीनों करने लगो, समय बर्बाद जाए, नंबर कुछ भी ना मिले। आगे क्वेश्चन नंबर 9, एनीवन पे विशेष ध्यान दो। एनीवन कोई एक करना है, 2 में से कोई एक करना है, 3 नंबर मिलेंगे। ओके, ये आंसर, इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, एनीवन, इसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, 60 वर्ड में लिखना है। कोई भी इसमें से एक करना है। पहले सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि मुझे इसमें समझ में आ रहा है, जिसमें आंसर अच्छी तरीके से लिख पाओ, उसी क्वेश्चंस को चूज करना है और अच्छी तरीके से करना है। आपका पेपर बहुत ही बेस्ट जाएगा, बस आप निश्चिंत रहें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लो। बाकी साथियों वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका पेपर बहुत ही बेस्ट जाएगा, डरना नहीं है। जैसे मैंने रणनीति बताई है वैसे करना है। एनीवन पे विशेष ध्यान देना है, जिसमें एनीवन हो उसमें केवल एक करना होता है। पहले दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, जो आपको आसान लगेगा उसमें से केवल एक करेंगे। आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका पेपर बेस्ट जाए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। आपका पेपर बहुत ही बेस्ट जाएगा। बस जैसे मैंने बताया वैसे करिएगा, छोड़कर एक भी मत आइएगा। पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, जवाब सोचकर जवाब लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।